नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस बनी कर्नाटक की किंग, स्पष्ट बहुमत को राहुल गांधी ने बताया जनता की जीत। एक लोकसभा 4 विधानसभा उपचुनाव के भी आए परिणाम, आप ने जीती जालंधर लोकसभा सीट। और ब्याजखोरों से परेशान होकर खुदकुशी करने वाले चेतन वालंत की मौत, वडोदरा पुलिस ने शुरू की जांच। कर्नाटक विधानसभा में त्रिशंकु सरकार के अनुमान के बीच कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जिस पर राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता का धन्यवाद अदा किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत से जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 130 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 60 से ज्यादा। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके नतीजे सामने हैं। इसी बीच राहुल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। वे मीडिया के सामने आए और 6 बार नमस्कार बोले। कहा, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और उनके काम को बधाई देता हूं। इस जीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल तो अहम है ही, लेकिन राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे सबसे ज्यादा 21 दिन कर्नाटक में रहे, 500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और इस जीत की नींव रखी। चुनाव के लिए भी राहुल ने 18 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने 35 रैलियां और 1 रोड शो, प्रियंका गांधी ने 14 रैलियां और 11 रोड शो और सोनिया गांधी ने हुबली में 1 रैली की थी। कर्नाटक में मिली शानदार जीत पर कर्नाटक कांग्रेस के चीफ DK शिवकुमार मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। वहीं कर्नाटक में भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद हम समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। पंजाब के जालंधर की लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर लोकसभा में अपनी सीट कायम की है। कर्नाटक की 224 सीटों के अलावा आज शनिवार को 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के भी रिजल्ट्स आए। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। उसने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस की कर्मजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हरा दिया। संसद की वेबसाइट के अनुसार लोकसभा में अब कांग्रेस के 51 सांसद रह गए हैं। जालंधर के अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भाजपा गठबंधन के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। वहीं ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट से बीजू जनता दल और मेघालय की सोहियांग सीट से UDP के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट का नुकसान हुआ है। लोकसभा में अब पार्टी के कुल 51 सांसद बच गए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पार्टी का 1 मेंबर कम हुआ था। वहीं आपकी लोकसभा में 1 सीट हो गई है। इससे पहले भगवंत मान संगरूर से पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनके पंजाब के CM बनने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी वहां से हार गई थी। इसके अलावा यूपी में सपा की 1 सीट कम हुई है। भाजपा गठबंधन की 1 बढ़ी है। ओडिशा और मेघालय के सीट BJD और UDP ने बरकरार रखी है। गुजरात के वडोदरा में ब्याजखोरों से परेशान होकर जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले चेतन वालंत का दुखद निधन हुआ है, जिस पर ACP RD कवा ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। गई तारीख 8 મેના રોજ દવાખાનેથી એક વર્દી આવેલ કે લક્ષ્મીપુરાના રહીશ ચેતનભાઈ વાળંદનાઓએ
ઝેરી દવા પીધેલી છે. પોલીસ સ્થળ પર પહોંચતા અને દવાખાના વર્દી આધારે દવાખાને જઈ અને તપાસ કરતાં જાણવા મળેલ કે ચેતનભાઈ વાણંદ નામના ઈસમે ઝેરી દવા પીધેલી છે. જે અનુસંધાને ગોત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને સમગ્ર બનાવની વિગતો જોતા અને મરણ જનારના ડિક્લેરેશનને ધ્યાનમાં લેતા એવી રજૂઆત હતી કે લક્ષ્મીપુરાના રહીશ સાજનભાઈ ભરવાડે એમની પાસેથી વ્યાજે રૂપિયા લઈ અને વધારે વ્યાજ માગતા હોય આ પગલું એમને ભરેલાનું જણાવેલ. જે સબબ ગોત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં સાજન ભરવાડ વિરુદ્ધ ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ગુનાની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. ભોગ બનનાર છે એ ગઈકાલે એમનું દેહાવસાન થવાથી જે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે એમાં 306નો ઉમેરો કરવામાં આવેલ છે. સમગ્ર ટીમ અને ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ આ બાબતે તપાસ કરી રહ્યા છે. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. આરોપીની શોધખોળ પણ ચાલુ છે. બાકીની તપાસ આરોપી મળી આવ્યેથી આગળ કરવામાં આવશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के वडोदरा में गर्मी 43 डिग्री के पार पहुंच गई है. ऐसे में वडोदरा कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह ने गर्मी से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी. અત્યારે ઉનાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે. સૂર્ય ભગવાન પણ ફૂલ સ્ટ્રેન્થમાં એમની ગરમીથી પૃથ્વીને
તરબોળ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતનું ઋતુચક્ર એવું છે કે આખું વર્ષ દરમિયાન આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. ન તો એક્સ્ટ્રીમ, ઘણા દેશો એવા છે વિશ્વના કે જ્યાં -40 ડિગ્રી, -45 ડિગ્રી, 50 ડિગ્રી ઉપર ટેમ્પરેચર થઈ જાય છે. આમ ઠંડુ પણ એક્સ્ટ્રીમ હોય છે અને ગરમી પણ એક્સ્ટ્રીમ હોય છે. પણ આપણા દેશમાં આપણા ઋતુચક્રને ધ્યાનમાં રાખી આપણે આખું વર્ષ સતત કામ કરીએ એવું ઈશ્વરે આપણને આશીર્વાદ આપેલા છે. તો એમાં આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું જરૂર છે. અત્યારે ગરમીનો સમય છે, ગરમીનો પ્રકોપ પણ છે. તો આપણે એટલું ધ્યાન રાખીએ કે બપોરના સમયે જ્યારે ગરમી ખૂબ વધારે છે, 11 વાગ્યાથી લઈને 5 વાગ્યા સુધી, એમાં વિના કારણ ખાસ ઇમરજન્સી ન હોય તો બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. નાના બાળકોને જેને કોમોર્બિડ્સ છે અથવા તો ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓ, એમને તો વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું કે એમને બહાર જવાનું, તાપમાં જવાનું હંમેશા ટાળવાનું જ છે. પ્રસંગમાં જવાનું હોય તો કાં તો સવારે વહેલા જતા રહીએ, કાં તો સાંજ પડે તે ટાઈમમાં જઈએ કે જ્યારે તાપનું પ્રમાણ ઘટી ગયું હોય. સામાન્ય રીતે તાપની એડવર્સ ઇફેક્ટ શું હોય છે? આપણે જેને સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો લૂ લાગી, કાં તો સનસ્ટ્રોક, કાં તો હીટ સ્ટ્રોક એવું કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એના લક્ષણો એવા હોય છે કે માઇન્ડ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, શરીર એકદમ ગરમ થઈ જાય, 104 ડિગ્રી કરતાં વધારે તાપમાન શરીરનું થઈ જાય ત્યારે બેચેની લાગે, ગૂંચવાઈ જવાય, આખું શરીર લાલ થઈ જાય, ડ્રાયનેસ એક માલુમ પડે, ત્યારે આને કહેવાય છે લૂ લાગી એવું. તો સૌ પ્રથમ જો આવું થયું હોય આપણી આસપાસમાં તો પહેલાં તો 108ને આપણે ફોન કરીએ. ત્યાર પછી જે દર્દી આનો ભોગ બન્યા છે, આનો શિકાર બન્યા છે, એમને આપણે ઠંડકવાળી જગ્યામાં લઈ જઈએ. પંખો, એસી, એર કુલર એ ચાલુ કરી દઈએ. ઠંડા પાણીના પોતા મૂકીએ. એમના કપડાં એકદમ આપણે ઢીલા કરી દઈએ. સામાન્ય રીતે આટલી ગરમી હોય તો આપણે સુતરાઉ કપડાં પહેરવા જોઈએ, લાઇટ કપડાં પહેરવા જોઈએ, ખુલ્લા કપડાં પહેરવા જોઈએ કે અને તો આટલું ધ્યાન આપણે રાખીશું તો કોઈ દર્દીને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ન થાય. કારણ કે આનું જો લૂ લાગવાનું કોમ્પ્લિકેશન થાય તો કિડની, હૃદય, મગજ અને શરીરમાં ખૂબ ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. માટે મિત્રો આપણે એ પણ ધ્યાન રાખીએ. અત્યારે આહારમાં લેવા માટેના એક કુદરતી ચક્ર એવું છે કે કેરીનો રસ, તરબૂચ, સકરટેટી, દ્રાક્ષ, લીલા નાળિયેર આ બધું ખૂબ ઉપયોગી છે, ખૂબ જરૂરી છે અને અત્યારે બધું ઉપલબ્ધ પણ છે. તો આનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहा है। पिछले 15 दिनों से वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार स्वास्थ्य कैंप लगाकर जांच की जा रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वडोदरा के वाड़ी इलाके में पहुंचे और यहां नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की। तो लास्ट 15 दिन से यहाँ पे कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर मैडम के ऑर्डर से यहाँ पे रास्ते पे जितने भी वो मंदिर पे भिखारी रहते हैं, वो रास्ते पे लड़के रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर अभी बीमारियाँ ज़्यादा है। छोटे बच्चों में स्किन की बीमारी ज़्यादा रहती है और बड़ों में डायबिटीज़ भी खतरा रहता है। वो लोग हमारे यहाँ दवाखाने पे आ नहीं सकते, इसलिए उन लोगों के वहाँ पे जाके उनका हेल्थ चेकअप रहता है। और हेल्थ चेकअप के दरमियान हमें पहले 15 दिन पहले जब हमने किया था तब पता चला कि कई लोगों में डायबिटीज़ बीपी ज़्यादा रहती है और छोटे बच्चों में स्किन की तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो हमने वहाँ पे चेकअप किया और 10 दिन के बाद फिर से चेक करने आया कि वहाँ पे दवा से इफेक्ट होता है कि नहीं। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ रहती है तो फिर हम उनको हमारे दवाखाने पे बुला लेते हैं, अर्बन हेल्थ सेंटर पे यहाँ पे। सीबीएसई द्वारा घोषित किए गए परिणामों में वडोदरा के शेरखी की पोद्दार स्कूल के कई छात्रों ने 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल कर स्कूल का नाम ऊंचा किया है। सीबीएसई द्वारा 12th और 10th के परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें वडोदरा के शेरखी की पोद्दार स्कूल के 10th के छात्रों ने उम्दा परिणाम हासिल करते हुए बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन मिस्टर राघव पोद्दार जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने हमेशा हमको इनकरेज किया है। फिर हमारी प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, ऑब्वियसली सब ने बहुत मोटिवेट किया है, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हूँ, बहुत प्राउड है उसके लिए। घर में उसको पढ़ाई का बहुत अच्छी है, मतलब पूरी टाइम वो पढ़ाई करती रहती है, पढ़ाई को अच्छी लगती है उसको। ऐसे टाइम पकड़ के नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब भी टाइम मिल जाता तो वो पढ़ लेती थी।
और स्कूल का तो बहुत सपोर्ट है, प्रिंसिपल मैम का भी बहुत सपोर्ट है और सभी टीचर को भी बहुत सपोर्ट है। बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मुझे होप्स नहीं थी कि मेरे इतना अच्छे आएंगे, बट मेरी टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरी प्रिंसिपल मैम, उन सब ने मेरी हेल्प की। मेरे स्कूल में भी अच्छे आते थे, क्योंकि स्कूल में भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जिससे लैंग्वेज पे, राइटिंग स्किल्स पे पहले से ही स्टूडेंट्स को फोकस रहता था, ताकि वो बोर्ड्स में अच्छा कर पाए। कितने घंटे पढ़ाई करो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, और कंसिस्टेंसी पूरे साल पढ़ाई करने से आती है, तो वो मैटर करता है बहुत। मैं श्रेय अपने प्रिंसिपल मैम को दूंगी, अपने चेयरमैन सर को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको देना चाहूँगी। स्कूल में काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा। हमारे टीचर्स, हमारे चेयरमैन सर, वो हमें हमेशा आके इनकरेज करते थे। हमारे प्रिंसिपल, फिर हमारे टीचर्स, जिन्हें बहुत भरोसा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, उनके कारण ही आई थिंक ये हो सका है। मेरा भाई मुझे हमेशा गाइड करता था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सो उनको सारा श्रेय जाता है। मुझे मेरी सिस्टर पे बहुत गर्व है। मतलब मेरे जितने 10th और 12th में क्यूमुलेटिव आए तो उससे ज़्यादा उसके एक बार में 10th में आ गए, तो मुझे बहुत खुशी उस बात की। और जैसे वो अभी इस साल 10th में थी, उसने इस साल अभी मतलब 10th पास आउट किया। मैं पिछले साल 12th पास आउट था, यहाँ का पिछले साल का टॉपर था मैं स्कूल का, हाँ पोदार स्कूल का। मेरे को टॉप आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब हमने पूरी साल इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, और फाइनली हमारी जो हार्ड वर्क है वो फाइनली पे ऑफ किया है, और बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है टॉप आके। हम आगे जाके IIT में जाना चाहते हैं और एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, और इसरो को, हमारी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। पोद्दार स्कूल के 12th के छात्रों ने भी अच्छा परिणाम हासिल कर अपनी और शिक्षकों की मेहनत को सफल किया है। एक्चुअली आई यूज़ टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव आवर्स। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी रिदम होती है उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल एडजस्ट किया, सब्जेक्ट वाइज टाइम अलॉट किया और उस हिसाब से पढ़ाई की। स्कूल का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है। जिनके परसेंटेज कम आए उनका ऐसे इशू कोई है नहीं, वो भी होनहार बच्चे हैं। उन्होंने बस अपनी पढ़ने की टेक्निक अब तक एनालाइज नहीं किया, उन्होंने अपनी टेक्निक अब तक बनाई नहीं है। तो वो अगर अपनी टेक्निक एनालाइज कर ले, पहचान ले कि वो कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो फिर उनका भी स्कोर आगे जाके अच्छा हो सकता है 12th में और आगे कॉलेज में। आई वुड से दैट इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि मतलब कितना अच्छे से कर पाते हो, बट आई वुड से अंदर से एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब करना है, कुछ तो अचीव करना है, देन इट्स पॉसिबल। 10th और 12th में अच्छा परिणाम हासिल करने वाले छात्रों को पोद्दार स्कूल के प्रिंसिपल प्रीता पिल्लई ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वी आर ऑल ऑन द क्लाउड 9 सिटी टॉपर। हाँ, हमने एक्सपेक्ट भी किया था, हमारे बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमको जो चाहिए था वो तो मिल ही गया हमको। और समिता मंडल जिसने टॉप किया है, उसने 98.4% स्कोर किया है, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि आगे हमको स्टेट टॉपर्स और नेशनल टॉपर्स भी मिले पोद्दार की तरफ से। और हमारे स्कूल का एक सिस्टम है जहाँ पे हम पहले से ही बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स की तरफ ही खाली हम ध्यान देते हैं। वी बिलीव कि हर एक चीज़ में बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। जो टॉपर है वो एक डिबेटर भी है, और दूसरी बच्ची जो मिशा जेठवा करके, वो तो नेशनल डिबेटर है। मतलब ये बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। जो 12th में टॉपर है वो भी डिबेटर है, और हर एक एक्टिविटी में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। और हम यही बोलते हैं कि इफ़ यू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़ इट विल रिलीज योर हैप्पी हॉर्मोन्स, और हैप्पी हॉर्मोन्स है तो फिर यू कैन अचीव वॉट एवर योर ड्रीम इज़। आज जो खुशी मैं महसूस कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे होगा। बच्चे देखो, उनके मुंह पे जो स्माइल है वो देखिए, पेरेंट्स के मुंह पे जो स्माइल है वो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे अब और कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो एक मोमेंट के लिए बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, और टीचर्स का कहना, पेरेंट्स का कहना, सबका कहना मान के वो आगे बढ़ते हैं। बट हमारे यहाँ जो पोद्दार में एक फैक्टर है, हैप्पीनेस फैक्टर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मार्क्स हमारे लिए आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले तो वो समझिए। तो बच्चे उस खुशी में कॉन्फिडेंस रखते हैं और फिर अचीव कर लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भव्य जीत हुई है, जिसकी खुशी देश भर में देखी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में एग्जिट पोल के तहत ही परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, जिसकी खुशी देश भर के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई।
गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के राजीव गांधी प्रदेश कार्यालय पर कर्नाटक चुनाव परिणाम के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भीषण गर्मी को लेकर जिला आपत्ति विभाग द्वारा 16 तारीख तक येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिला में जिला आपत्ति विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सूचना गर्मी को लेकर दी गई है। 16 तारीख तक येलो अलर्ट और हीट वेव का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में लोगों को दोपहर के वक्त घर में ही रहने की सूचना दी गई है। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े तो उचित सावधानियां लेने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ORS का इस्तेमाल करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट की डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर मानसी सिंह ने जोर दिया है। भारतीय हवामान विभाग द्वारा हीटवेव की आगाही 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक दी गई है, जिसके अंदर जो देवभूमि द्वारका का जो टेम्परेचर है अभी 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अभी देवभूमि द्वारका में ग्रीन से येलो अलर्ट जाहिर किया गया है। एंड यहाँ पे जो है हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 दिवस यानी कि 11 से 16 तारीख तक जो है पूरे सौराष्ट्र में हीट वेव की आगाही दी गई है, जिसके कारण लोगों को बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय होता है उस दरमियान ट्रैवल ना करें, बच्चों को घर में रखें और जहाँ भी अगर बाहर निकलते हैं तो आप फेस कवर करके निकले, कपड़ा अपने मुंह अपना फेस जो है कॉटन के कपड़े का यूज़ करें। और अगर आपको लू लगने के ऐसे कुछ भी असर लगता है कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी उसके कुछ जैसे कि सिम्टम्स होते हैं, जैसे उल्टी आना, वॉमिटिंग आना और इलनेस फील करना, ऐसा कुछ होता है तो नज़दीक के सामूहिक आरोग्य केंद्र या PHC सेंटर, CHC सेंटर में जाके सारवार लें, 108 को फ़ोन करें। एंड अगर कोई ऐसा अनिश्चित बनाव बढ़ता है तो आप डिजास्टर कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और उसका जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 02833 232125 है। इस पे आप जानकारी के कोई भी बनाव बनता है तो हमको जानकारी दे सकते हैं। CBSE के बोर्ड परिणामों का ऐलान हुआ है, जिसमें समा के पोद्दार वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने अव्वल परिणाम प्राप्त करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। CBSE ने 10th और 12th के बोर्ड परिणामों का ऐलान कर दिया है। इन परिणामों में गुजरात के वडोदरा के समा की पोद्दार वर्ल्ड स्कूल के 10th के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा मिठाई खिलाकर बेहतरीन प्रदर्शन की खुशी मनाई गई। तो एकदम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है कि फर्स्ट आए हैं स्कूल में, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि इतने साल भर जो आपने मेहनत की वो रंग लाई और आप जो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की आंखों में जो खुशी देखते हो वो एकदम वर्थ इट है। ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे टीचर्स और पेरेंट्स से ही मिले हैं। वो लोग मेरे से एक्सपेक्टेशंस इतने रखते थे कि मैं उनको लेट डाउन नहीं कर सकता था। और वो कहते हैं ना कि एक बार तुमको सक्सेस की आदत लग जाती है तो छूटती नहीं है। वही इंस्पायर करता रहता है तुमको कि तुम आगे बढ़ो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सबका नाम रोशन ही करो और अपना भी करो साथ में। इसका पूरा श्रेय तो मैं पहले तो टीचर्स को दूंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और जहाँ मेरी गलतियाँ थी वहाँ मुझे सिखाया कि क्या सही है। और स्कूल में तो आना ही था, स्कूल रोज़ आता था, पर साथ ही साथ जब घर पे जाके पढ़ना रहता था तब आई विल गिव होल क्रेडिट टू माई मॉम एंड माई डैड बिकॉज उन्होंने प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं ना, उन्होंने मुझे सिखाया अच्छे से। पोद्दार वर्ल्ड स्कूल के 12th के साइंस और कॉमर्स के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं। इन छात्रों ने अपनी मेहनत का श्रेय स्कूल प्रबंधन और परिवार को दिया है। अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं जैसे एक्सपेक्ट किया था उस तरह से मेरे परसेंटेज आए हैं और साथ साथ में स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स सब ने मिलकर एक कंट्रीब्यूट किया है और इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो थैंक यू एवरीवन। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि मैं ये लिस्ट में आई और मैं ये सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनको देना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और मोटिवेटिंग मी। थैंक्स। मैं ये लिस्ट में आके बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। सारा श्रेय तो सबको ही जाता है पर मोस्टली सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही करी थी और वो रिज़ल्ट जब आया तो उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी
कि मैं बता नहीं सकती, और सबकी एक्सपेक्टेशंस पहले भी ज़्यादा थी और ज़्यादा बढ़ गई, तो उसका भी थोड़ा प्रेशर अभी बिल्डअप होता ही जा रहा है साथ ही साथ। बहुत अच्छा लग रहा है टॉपर्स लिस्ट में आके। जितनी भी मैंने, मेरे टीचर्स ने मेहनत की थी वो बहुत अच्छे से दिखी है रिजल्ट के अंदर। स्कूल प्रबंधन की ओर से इन सभी छात्रों को बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी गईं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो प्री प्राइमरी से बच्चे आज 10th और 12th तक गए हैं, हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। पूरा साल एक रोलर कोस्टर राइड होता है, जहाँ पर आपको बच्चों का टिपिकल टीनेज हैंडल करना है, उनका प्रेशर हैंडल करना है, पेरेंट्स का प्रेशर हैंडल करना है, उसके अलावा आपको 110% देना है, ताकि वो जब रिज़ल्ट आए तब एकदम ब्राइट स्टार की तरह शाइन होकर उभरे। और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सारे बच्चे ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है। 100% रिज़ल्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स और ग्रेड्स। हमारे बच्चे सब एकेडमिक सक्सेस के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एट पोदार एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। वो गलतियाँ भी करते हैं, वो उसे अपनाते भी हैं और फिर से उठकर काम करना शुरू करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। मार्क्स, ग्रेड्स, नो डाउट बहुत खुशी होती है जब ऑल इंडिया लेवल पर ये रैंक्स और ये परसेंटेज बच्चे लेकर आते हैं। बट उसके लिए मैं कहूँगी कि येस, एक तो हमारी स्कूल का क्लाइमेट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टीचर्स को बहुत श्रेय जाता है क्योंकि दे रियली वर्क वेरी हार्ड। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कई विकास कार्यों को अनुमति दी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थायी समिति की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों पर स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। इनमें से ज्यादातर कामों को मंजूरी देकर आने वाले समय में विकास कार्यों को शुरू करने की बात स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कही है। आज रोज મળેલ સ્થાયી સમિતિમાં અંદાજે 28 કામ એજન્ડા ઉપર હતા, જેમાં 3 કામ મુલતવી રાખ્યા છે, બાકીના તમામ કામને મંજૂરી આપી છે। રોડના તમામ કામ મંજૂર કર્યા છે। આરસીસી રોડનું જે કામ હતું દક્ષિણ ઝોનનું, જે 80-20ની સ્કીમના કામો વધુ વિગતમાં થતા હોય છે, એ કામને મંજૂરી આપી છે। ખાસ કરીને જે વર્ષોથી ઘણા ઇજનેરો જે ઉચ્ચ પગાર પર નોકરી કરે છે માનદ વેતનથી, એ લોકોનું 25% પગાર વધારવાની જે દરખાસ્ત હતી એણે પણ મંજૂર કરી છે। અને સાથે હાલમાં જ એક દુર્ઘટના ઘટી હતી, જેમાં એક હિપોપોટેમસના માધ્યમથી એક કર્મચારીને અકસ્માત થયો હતો, જેના પગને પણ કાપવો પડ્યો છે। એ ફેમિલીના એક મેમ્બરને કોર્પોરેશનમાં નિયત નીતિ મુજબ એક જવાબદારીમાં નોકરી ઉપર રાખવાની વાતને મંજૂરી આપી છે। એમાં ખાસ જે ઇજારદારના માધ્યમથી અને એ જે વાત છે એમાં ઇજારદારની જે પણ ભૂલ હોય, ક્ષતિ હોય, એના ESIના લગતી અથવા એના જે પણ કામની વિગત છે એની સાથે પણ આ કર્મચારીને કંઈક મદદ થાય એ વિષયને પણ ચર્ચા કરી છે। ખાસ કરીને આપ જોઈએ છે કે આખા શહેરમાં 8 થી 10 નાઇટ શેલ્ટર બનેલા છે, જેને રેન બસેરા પણ કહેવાય છે। એમાં સુખ લોકો જે રોડ ઉપર સૂવે છે એમને સરકારની, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશનની જે સહાય થકી જે NGO કામ કરવાની છે એની સાથેની જે વાત છે, એમાં જે L1 આવેલ છે એને પણ, એની સાથે અન્ય લોકો જે પણ આમાં જોડાશે એ લોકોને પણ 2 વર્ષ માટેની આ કામગીરીને એમની રાખ રખાવ ત્યાં ધ્યાન રાખે, સોશિયો ઇકોનોમિકલ વ્યવસ્થા જળવાય, આ બધી જ વાતને એક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે મંજૂર કર્યું છે। આ સિવાય 3 ઝોનમાં જે દવાખાના કાર્યરત છે CSC 50 બેડના, 4થા ઝોનમાં જે મારો જ વોર્ડ આવે છે કિશનવાડીમાં, એ CSC તૈયાર થઈ ગયું છે। એમાં નાના મોટા સાધન, ઇક્વિપમેન્ટ્સ મૂકવાના છે, એ કામને આજે મંજૂરી આપી છે। આ સિવાય જે પણ બીજા કામો છે એમાં ખાસ કરીને CSC જે 3 તૈયાર છે એમાં અટલાદરા, તરસાલી, ગોત્રી આ 3 જગ્યાઓ ઉપર સોલાર સિસ્ટમ લગાડવાની જે દરખાસ્ત આવી હતી એને મંજૂરી આપી છે। આમ પાણી પુરવઠાના 3 કામ હતા એને મંજૂરી આપી છે। વિશેષ જે પણ નાના મોટા કામ હતા એ તમામને મંજૂરી આપી છે। गुजरात के वडोदरा में जगह जगह आमरस के ठेले लग गए हैं।
जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा साबित हो सकते हैं। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ ने आपत्ति जताई है। અત્યારે તમે જુઓ કે કેરીની સિઝન ચાલી રહી છે। કેરીની સિઝનમાં એક તો કેરીઓ પણ કેમિકલથી અત્યારે પકવતા હોય એવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ બહાર આવ્યા છે। સૌ પ્રથમ રજૂઆત એટલા માટે કરી કે જે જગ્યાએ જે વિતરકો કેરીનો જે તૈયાર રસ બનાવીને વેચે છે એ કેરીના રસમાં જાત જાતની વસ્તુઓ નાખવામાં આવે છે, પાણી નાખવામાં આવે છે, दूध નાખવામાં આવે છે, ખાંડ નાખવામાં આવે છે, સેક્રીન નાખવામાં આવે છે, પપૈયાઓ પણ કાપીને પપૈયાને પણ અંદર મિક્સ કરવામાં આવે છે। કેરીનો રસ જાડો બનાવવા માટે અને ઘાટો પીળો બનાવવા માટે જાત જાતના કલરો નાખવામાં આવે છે। આના કારણે સેક્રીન જે નાખવામાં આવે છે આ બધી વસ્તુઓના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યને ખૂબ જ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। કોર્પોરેશનનું તંત્ર ખાસ કરીને હું આરોગ્ય અમલદારનું કહેવા માંગુ છું કે આરોગ્ય અમલદારની જવાબદારી શું, ફૂડ શાખાની જવાબદારી શું કે વડોદરા શહેરમાં આવું કોઈ પણ મિક્સ ભેળસેળવાળું આરોગ્યને નુકસાનકારક જો કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ પણ ખાવાની વસ્તુ વેચવામાં આવતી હોય તો ત્યાંથી સેમ્પલ લઈ અને સેમ્પલનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે અને એ ટેસ્ટ સાચો કરવામાં આવે, નહીં કે સેમ્પલ બદલી નાખવામાં આવે। અમને ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં અમે એવું જોયું છે કે જે સેમ્પલ લઈ જાય છે એ સેમ્પલમાંથી પછી આગળ કશું કરતા જ નથી। એટલે આ કેરીના રસ બાબતે ખરેખર કોર્પોરેશને ગંભીરતા દાખવવી જોઈએ। હું આરોગ્ય અમલદાર મુકેશ વૈદ સાહેબને એવું કહેવા માંગુ છું કે શું માત્ર ને માત્ર તમે ઓફિસમાં બેસવા માટે જ પગાર લો છો? કેમ ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરો ક્યાં ગયા? તમારા ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરોએ કોને કોને શિક્ષાત્મક પગલાં લીધા? બતાવો, તમે કેટલી જગ્યાએ નમૂના લીધા? શું તમે કેરીની સિઝન ગયા પછી કેરીના નમૂના તૈયાર રસના નમૂના લેશો? એટલે આ પ્રકારની જે ભેળસેળવાળી વસ્તુઓ હોય અત્યારે વડોદરા શહેરમાં તમે જુઓ કે ઠેર ઠેર જગ્યાએ તમામ જગ્યાએ ટાઇફોઇડની બીમારીઓ, લોકોના પેટની બીમારીઓ અત્યારે માજા મૂકી છે। ત્યારે આવા નમૂના લઈ અને તાત્કાલિક આનું પરીક્ષણ કરાવીને આનું તાત્કાલિક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, જેના કારણે ભવિષ્યમાં આપણે ધંધો કરવાની કોઈને ના નથી પાડતા, પરંતુ ભેળસેળવાળી વસ્તુઓ વાપરવાથી લોકોના સ્વાસ્થ્યને જે નુકસાન થાય છે, નાના બાળકોના સ્વાસ્થ્યને, વડીલોના સ્વાસ્થ્યને જે નુકસાન થાય છે એના કારણે જે તકલીફ થઈ રહી છે એની સામે અમારો સખત વાંધો છે। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लगातार पिछले 1-2 महीने से यही हवा चल रही थी कि आखिरकार किसका होगा कर्नाटक। जवाब आज शाम होते होते मिल गया है, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। एग्जिट पोल्स के जो रुझान थे, जो परिणाम थे, वो भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती है। बहुमत के आसपास कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया था। पोल ऑफ पोल्स में 108 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, जबकि बीजेपी को मिल रही थी 91। लेकिन लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो यही बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब उसे जेडीएस की भी शायद जरूरत नहीं है। इसी चर्चा पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर जयेश शाह। जयेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में उथल पुथल इतनी होगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ना एग्जिट पोल में इतना अच्छा। वैसे एग्जिट पोल भी कांग्रेस को बहुमत की ओर दिखाई रहे थे, लेकिन ये जो परिणाम आया है वो उससे भी ज्यादा है। ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं आने वाले साल में। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के तौर पर अगर देखे जाए तो बहुत बड़ी जीत है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। शायद कांग्रेस के नेतृत्व ने भी इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा नहीं की होगी, और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार मिलेगी उसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की होगी। इसके पीछे बहुत वजह है। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनके जो बड़े दिग्गज नेता थे, जगदीश शेट्टार और ईश्वरप्पा जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी एक क्रुशियल समय पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और काफी बगावत हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्निंग बेल है। गुजरात में भी काफी बगावत हुई थी 2022 में, लेकिन गुजरात की प्रजा नरेंद्र मोदी के पीछे है और पीछे ही है, और इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला को जो अगर अटकाया नहीं जाएगा तो आगे जाकर के बहुत नुकसान हो सकता है। ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। दूसरी एक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो रणनीति थी कि जेडीएस के साथ उनका हिडन समझौता था। ऐसा था कि अगर सत्ता में थोड़ी सीटों की कमी हो जाएगी तो जेडीएस को साथ में लेकर के वो सत्ता पर आ जाएगी। लेकिन
ये वो बात शायद पब्लिक में लीक हो गई और एक या अलग तरीके से लोगों को मालूम होगा कि जेडीएस ये छद्मवेशी है और ये अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, ऐसी एक बात आई। तो आप देखते हैं आज चुनाव परिणाम में जेडीएस को बहुत नुकसान भुगतना पड़ा है। उनको करीब 17 से 18 सीटों का नुकसान है और 5% वोट का भी डाउन है और वही 5% कांग्रेस के खाते में चला गया है। तो ये एक है। दूसरी एक बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस के साथ हिडन समझौता करने का रीजन ये था, वजह ये थी कि वो वोकलिंगा का थोड़ा बहुत वोट और कुर्बा का थोड़ा बहुत वोट अपनी ओर खींच पाएंगे, लेकिन वो नहीं खींच पाए। लिंगायत के जो 80% वोट मिलते थे वो 2-3-4 बड़े दिग्गज नेताओं को चले जाने के बाद जो मठों के साथ अगर समझौता होने के बावजूद भी करीब 65% से ज्यादा लिंगायत ने वोट नहीं दिया। तीसरी एक बात थी, मुस्लिम अनामत को भारतीय लघुत्तम धार्मिक लघुमती की जो 4% अनामत थी उसको हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको वोकलिंगा और लिंगायत में दे दिया गया। इसलिए एक ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन का एक प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास के सामने कांग्रेस ने 4% अनामत देने का वादा किया, तो ये पोलराइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन ये गुजरात नहीं है, ये नॉर्थ भारत नहीं है, ये कर्नाटक है। दक्षिण भारत की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं चलती है। बिल्कुल। तो जैसे ये बातें आई ना, वैसे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता शिव कुमार है, उन्होंने इंटरव्यू दे करके और नंदिनी दूध का मुद्दा लेके आए, बोला कि ये तो अपना है, अमूल बाहर का है। अमूल कहाँ बाहर का है? अमूल तो पूरे हिंदुस्तान का है, अमूल किसी का नहीं है। लेकिन एक ऐसे एक अस्मिता का प्राइड लोकल मुद्दा उठाया और लोकल मुद्दा उनको ऐसा भ्रमित किया कि अपने यहाँ से अमूल आ जाएगी तो ये होगा वो होगा, जो सही में कुछ होने वाला नहीं था, वो बातें उठाई गई। तो कन्नड़ अस्मिता की बात हुई। जैसे गुजरात में भी एक चुनाव में 2007 के चुनाव में नरेंद्र भाई ने गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व को मिक्स करके चुनाव लड़ा था। तो यही लगभग कांग्रेस जो 2007 में नरेंद्र भाई गुजरात का चुनाव लड़ा था ना, वो ये कन्नड़ अस्मिता और थोड़ा बहुत तो ये तो पोलराइजेशन, एवरीथिंग इज फेयर, तो ये ऐसा तो है ये करके चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं यही सारी चीजें पूरी देश को सिखा रहे हैं कि यही सारी चीजों पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ये कर्नाटक का सिनेरियो अलग है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत और पश्चिम भारत का सिनेरियो अलग है, एब्सोल्युटली अलग है। जैसे यहाँ पर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात हुई, कर्नाटक में उसको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आजान, हिजाब और हलाला की बातों का बहुत ज्यादा वजूद कर्नाटक में नहीं मिलेगा। अगर ये बजरंग दल के प्रतिबंध की बात और ये बजरंग बली की बात अगर गुजरात में होती, यूपी में होती, एमपी में होती, राजस्थान में होती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी पूरा स्वीप कर जाती। यानी मुद्दे उठाने में भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई। कर्नाटक में नहीं होना चाहिए था और प्रधानमंत्री ने खुद बजरंग बली की जय की बात किया था, वो उपयुक्त समय नहीं था। वैसे तो ये तो बहुत दिग्गज महारथी है, ये वो चुनाव की रणनीति में उनसे बड़ा महारत वाला कोई हिंदुस्तान राजनीति में नहीं है। बजरंग बली से जोड़ देना कहां तक जायज था? वो तो पोलराइजेशन की बात थी, पोलराइजेशन में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पोलराइजेशन की बात थी, तो पोलराइजेशन की बात पर इतना सपोर्ट कर्नाटक में नहीं मिला। और कर्नाटक में आज की तारीख में भी जितना से हिंदुत्व के सामने कास्ट की जो बात आती है ना, तो हिंदुत्व के सामने अगर यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो, तो कास्ट भी साइड पर चली जाती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मिल जाते हैं। कर्नाटक में वो नहीं दिखाई दिया ये चुनाव में। प्रयत्न किया गया लेकिन नहीं सक्सेस हुआ उसमें। दूसरी एक बात थी कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने एक संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा, एक वो भी बड़ी बात है, संगठन एक बन के लड़ा। कांग्रेस को ये सीखना चाहिए, अगर वो एक बन के लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस को एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेतृत्व को, जो गलती उन्होंने राजस्थान में किया चुनाव जीतने के बाद 2018 में, जो गलती उन्होंने मध्य प्रदेश में किया चुनाव जीतने के बाद 2018 में, वो गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। वहां पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो वही बात अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में था। यहां पर वो बात आज दोपहर से आई हुई है। डीके शिव कुमार के घर के बाहर बहुत बड़े फायर क्रैकर्स, दारू का फटाकड़ा फूट रहे और लोग जमा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब की बार डीकेएस की सरकार। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोपहर के बाद। कांग्रेस को उसको मैनेज करना पड़ेगा। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में ये थाप खाई थी रेड्डी ब्रदर्स को दूर करके, आज तो रेड्डी ने अपना खुद का पार्टी बना करके जनार्दन रेड्डी शायद एक सीट जीतेंगे ऐसा लग रहा है। तो ये रेड्डी ब्रदर्स, बेल्लारी की आजू बाजू की जो उनकी थी रेड्डी ब्रदर्स थे, सुषमा स्वराज उनको भाई मानती थी, ऐसा कर रेड्डी ब्रदर्स को भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया करप्शन का आक्षेप लगने के बाद।
शिव कुमार को अगर ऐसा कर दिया गया तो जो हालत भाजपा की वो हालत कांग्रेस की होने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए। जी, कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन दो चेहरे हैं उनके पास, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है बहुत असमंजस की स्थिति आएगी, दोनों में किसको चुना जाए। डीके शिव कुमार एक बहुत बड़ा की फैक्टर कर्नाटक की जीत के, और सिद्धारमैया का योगदान भी कोई कम नहीं है कर्नाटक कांग्रेस के लिए। और ऐसे में कांग्रेस भी शायद, क्योंकि कांग्रेस ने ये तो सवाल आएगा, ऐसा सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब विधायकों की बैठक कल बुलाई गई है और उसमें ये मंथन होगा कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है कर्नाटक का। कर्नाटक की जो जीत है, आने वाले कुछ महीने हैं उसमें मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, जहां कुछ सिमिलैरिटी जयेश भाई ने अभी बताई। छत्तीसगढ़ की भी बात है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। कितना असर होगा मध्य प्रदेश राजस्थान, क्योंकि अगर कांग्रेस ये सोचने लग गई कि हम जीत सकते हैं तो शायद हो सकता है मध्य प्रदेश राजस्थान में जोर लगाया जा सकता है। एक ही बात है खाली, कार्यकरों में उत्साह आएगा, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण की राजनीति और उत्तर की राजनीति बहुत अलग है। मध्य प्रदेश राजस्थान की राजनीति अलग है, छत्तीसगढ़ की राजनीति अलग है, कर्नाटक की राजनीति लेकिन अलग है। अब है ना, सारे ही लोग नरेंद्र मोदी की राजनीति पे चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं भूमिपुत्र, गुजरात के भूमिपुत्र को अगर गुजरात में वोट मिलते हैं तो कर्नाटक के भूमिपुत्र को कर्नाटक में वोट मिलने चाहिए। बस इसी मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो प्राइड की बात हुई ना, जो प्राइड जो कन्नड़ में, जो तेलुगु में, जो तमिल में है, इतनी प्राइड की बात नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगी। वहां पर हिंदुत्व की लहर चलती है, आज भी चलती है, तो वहां पर हिंदुत्व के नाम पर अगर एक होना है तो हो सकते हैं। आज की बात देखो ना, उत्तर प्रदेश में आज स्थानीय निकाय का चुनाव हुए, पर मुझे ये तो, बताएं, हिंदुत्व का मुद्दा जो है, तो वो मुद्दा देश को समझना चाहिए कि कब तक हम हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने चाहिए, ऐसा नहीं है। चुनाव अगर ये मैंने बोला, पहले भी बोला कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड इलेक्शन। कौन किसे कोई स्थानिक अस्मिता पर लड़ता है तो स्थानिक अस्मिता को कंट्रोल करने के लिए कोई हिंदुत्व का मुद्दा लेके आता है, तो से मैंने पहले, आज का नहीं चल रहा है, वो 80 के दशक से 90 के दशक से चल रहा है। जैसे मंडल का मुद्दा या अनामत का मुद्दा है, उसके सामने कमंडल का मुद्दा उठाया गया, तो ये मंडल वर्सेस कमंडल हुआ। तो ये भारतीय राजनीति में ये आज का नहीं है, वो दशकों से ये चलता है। तो वो तो मुद्दा रहने वाला है, मुद्दा कभी कभी डाउन होने वाला ही नहीं है। तो ये जैसे जैसे ये कर्नाटक का चुनाव को राजस्थान और एमपी के चुनाव से नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, इतना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतना मालूम पड़ेगा कि संगठित रहकर अगर चुनाव लड़ा जाए तो हम चुनाव जीत सकते हैं। ये ताकत उनमें आएगी और ये पावर आएगा और वो एक उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक बात है कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को अन्य पक्षों के साथ बैठने में भी एक थोड़ा बहुत वजूद मिलेगा। मैं वही आपसे, यही मेरा मन में सवाल था कि राहुल गांधी को क्या सीरियस पॉलिटिकल नेता के रूप में देश देखने लगा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिली है, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हैं, उसके बाद राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक सीरियस लीडर के रूप में, सीरियस कांग्रेस लीडर के रूप में देश देख रहा है। आपको लगता है राहुल गांधी 2024 में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने? जब तक एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक बड़ा फैक्टर नहीं एक किसके साथ, कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ? कांग्रेस तो एक रहनी चाहिए और साथ साथ सभी विपक्ष एकजुट होकर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सारे दलों को दबाने की जो कोशिश हो रही है उससे एकजुट हो रहे हैं। आज एकजुट होने की बात हो रही है, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे उस दिन एकजुट नहीं होंगे। आप देखो, एकजुट होने की बात है तो ममता कहीं और खिसक जाएंगे, शरद पवार जी कहीं और खिसक जाएंगे, मायावती कहीं और खिसक जाएगी। ऐसा नहीं कि एकजुट होंगे। अगर एकजुट होकर के लड़ेंगे तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी को कड़ी फाइट दे सकेंगे और शायद हरा भी सकते हैं। लेकिन एकजुट होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों में अकेले राहुल के नेतृत्व में आने के लिए कोई तैयार अभी तक तो नहीं है। देखते कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या आता है, देखेंगे। और कर्नाटक में अभी एमपी और राजस्थान का चुनाव भी तो है। अगर कांग्रेस ने अगर वो तीनों स्टेट जीत ली है तो शायद राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है पीएम कैंडिडेट के रूप में, बाकी नहीं। जी, पीएम कैंडिडेट तो बहुत बड़ी बात है, पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर जरूर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि यही बड़े राज्य हैं जहां से देश की राजनीति चलाई जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या आप, आज कर्नाटक की बात हो रही है, लेकिन अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करने का भी वक्त आ ही गया है। क्या पॉलिटिकल भविष्य दिखते हैं? जैसे कर्नाटक पायलट, और पहले तो वो बात कर ले, जैसे कर्नाटक में बोलते हैं कि 38 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। वेदर द सेम सिचुएशन है राजस्थान में। कभी भी हर 5 साल में सरकार अलग आती है, तो कांग्रेस के बाद अब भाजपा की बारी है। बट ये तो
ये ऑल्टरनेट गवर्नमेंट आती रहती है जी। और वैसे भी वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनाव चल रहा है, वो तनाव के मद्देनजर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वसुंधरा राजे को मना के रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी न हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान चुनाव बहुत बड़ी बात नहीं है। एमपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करके, क्योंकि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मूल बीजेपी ऐसे एक खेमे है, वहां पर उमा भारती का एक खेमा है, मतलब वहां पर गुटबाजी है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन सबको साथ में लेकर के चलती है, वहां शिवराज भाजपा है और वहां महाराज भाजपा है, वही बोल रहा हूं, वो भाजपा है। तो अगर वहां पर वो सब एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो वहां पर कांग्रेस उसको टफ फाइट देगी। और छत्तीसगढ़ के तो समीकरण अलग है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कौन से कैंडिडेट रखती है उसके ऊपर डिपेंड है, उनसे पहले उस पर नहीं बोला जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024, ये पूरा जो साल है यही विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए। वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारियां शुरू कर ही दी है, विपक्ष एकजुट भी हो रहा है। वैसे नरेश भाई कह रहे हैं कि होता है कि आते आते जैसे ही चुनाव आते आते विपक्ष बिखर जाए, नजर रहेगी पूरी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां करीब करीब शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी को भी इस जीत से एक बड़ा विश्वास मिलेगा कि हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी हम इसी तरह से सत्ता बना सके। मुद्दे उठाने में कांग्रेस पार्टी जो हमेशा कहीं ना कहीं चूक जाती है, लेकिन अब वो भी भारतीय जनता पार्टी से सीख रही है और उसी तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो आपको फायदा पहुंचाए। क्या कहना चाहेंगे आज के ओवरऑल सिनेरियो पे एंड नोट पर? सेमीफाइनल के रूप में अगर गिनो तो ये काम तो भारतीय कांग्रेस ने जीत करके ये बता दिया है। तो ये जीत करके अगर ये बता दिया है तो कांग्रेस ने ये जो था जीत जो कांग्रेस की थी वो संगठन की जीत थी जी। मैं उसको अकेले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जीत से नहीं जोड़ता हूं। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अगर जोड़ना चाहिए था, अगर राहुल गांधी को सही में भारत जोड़ने की बात थी, तो राहुल गांधी ने उस टाइम पर 2022 में गुजरात के चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी ने गुजरात को इंटेंशनली दूर रखा था यात्रा से, करना ही नहीं समझा, यात्रा से जरूरी नहीं तो समझा। अगर उनको चुनाव इस मुद्दे से जीतना था, अगर उसको सही में नफरत की राजनीति दूर करनी थी, अगर उसको सही में प्यार की राजनीति करनी थी, तो ये यात्रा गुजरात से भी गुजरनी चाहिए थी। गुजरात कांग्रेस को क्यों अनदेखा किया? तो ये मैं अकेले उसको भारत जोड़ो यात्रा से नहीं देखता हूं, उसके साथ उसके पीछे बहुत कारण है, वो उसके कारणों के साथ ही उसको जोड़ा जाएगा और उनके साथ ही देखा जाएगा। राहुल गांधी ने आज कहा है कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और प्रेम का बाजार, अब प्रेम की दुकान खुलेगी कर्नाटक में। अलग अलग बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? अरे यही तो मैं बोल रहा हूं। अभी हमने मध्य प्रदेश की बात किया है कि मध्य प्रदेश में कितने खेमे हैं। महाराज खेमा है, शिवराज खेमा है, मोदी का खेमा है, उमा भारती का खेमा है, तो इतने खेमे हैं, उसके बटा हुआ है। तो कांग्रेस भी बटा हुआ है, वहां पर कमलनाथ का खेमा है, वहां पर दिग्विजय सिंह का खेमा है, वहां पर राहुल का खेमा है, वहां पर प्रियंका का खेमा है, वहां पर वो भी खेमा है। तो ऐसा नहीं, तो मतलब संगठन अगर एकत्रित होता है तो क्या होता है वो कर्नाटक ने बताया। कर्नाटक में खेमे कम नहीं है, शिव कुमार और सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों का खेमा है, तीन खेमा है वहां पर है। लेकिन एक बार उनको लगा कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, मतलब जब पानी सर के ऊपर से चला गया लगता था तो सब एक हो गए, लेकिन एक रहेंगे ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में कभी भी एक नहीं रहे। आप उसका इतिहास देखो, उथल पाथल बड़ा, रामकृष्ण हेगड़े से लेकर के ये जो येडियुरप्पा तक, वहां पर हमेशा उथल पाथल होती ही रहती है। वहां पर स्थिर सरकारें बहुत कम आई है, बहुत कम आई है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। कर्नाटक की सियासत में उथल पुथल चलती ही रहती है और इस बार जो उथल पुथल हुई है वो इतिहास है, बड़ी उथल पुथल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लहर देश भर में चल रही है और उसी बीच कांग्रेस पार्टी ने जो करके दिखाया वो एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम जरूर इस पर सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिरकार क्या चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी बैठेगी और सोचेगी कि मुद्दे चयन करने में कहाँ गलती हुई है, क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, यही सारे मुद्दे चुनाव में देखने मिलते हैं जहां विकास पीछे छूट जाता है, देश का नागरिक पीछे छूट जाता है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देश अब जागरूक हो रहा है और देश को कब तक इसी तरह से उल्लू बनाया जा सकता है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर सोचना होगा। जयेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, देश में क्या हो रहा है वो आपको VNM पर पता चलेगा। शहर जिले की खबरें तो हम आप तक पहुंचाते ही है। आप
से जुड़ी हुई हर खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचती है। यूट्यूब चैनल आप हमेशा ही देखते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए। फेसबुक पर हमें देखते हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर पर भी 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।